पहला सवाल लिखा है बच्चों, हाउ विल एंगल ऑफ डिप वेरी व्हेन वन गोज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। जब कोई पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ डिप में कैसे चेंजेस आते हैं। देखिए, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है। बी कॉस डेल होता है ना। जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो, यस हो नो। और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, बी साइन डेल। किसी भी लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसका फॉर्मूला बी कॉस डेल, और वर्टिकल कितना, बी साइन डेल। जहां बी क्या है, उस जगह का नेट मैग्नेटिक फील्ड, और डेल क्या है, एंगल ऑफ डिप। ये फॉर्मूला होता है। ठीक। अब बच्चों, ये अर्थ है, अर्थ, और ये है इसका मैग्नेटिक पोल, और ये दूसरा मैग्नेटिक पोल। ठीक है जी। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपने मुझे बनाने के लिए कहा तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई। किसी एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इस तरह चल के दूसरे पोल के अंदर गई। ऐसा ही होगा। तो आप देख सकते हो कि पोल पे, अगर मैं पोल पर देखूं, ध्यान से देखिएगा, पोल पर अगर मैं देखूं तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। पोल पर ध्यान से देखिए, पोल पर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। से यस और नो, रिप्लाई। सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड पोल पर कैसा है, पोल से ऐसे निकला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और फिर ऐसे पोल पे एंटर किया दूसरे पोल से। तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वर्टिकल मानते हैं। तो पोल वो लोकेशन है जहां सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं होता। ऐसे भी कह सकता हूं, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं होता। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर सारा का सारा वर्टिकल है तो अलोंग द सरफेस उसका कितना कंपोनेंट आएगा, तो आप कहेंगे सर बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो। तो बच्चों, पोल वो लोकेशन होती है, पोल वो लोकेशन होती है जहां सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं होता। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा। तो अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता तो मैंने उसकी जगह जीरो पुट कर दिया। तो यहां से कॉस डेल की वैल्यू आ गई जीरो। और आप जानते हैं कि जीरो किसकी वैल्यू होती है, जीरो कॉस 90 की वैल्यू होती है। इसलिए डेल आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। वापस सुनेंगे बच्चों, पोल पे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है। पोल पे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है। इसका मतलब पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा वर्टिकल है, बिल्कुल भी नहीं है हॉरिजॉन्टल। इसलिए पोल वो लोकेशन होगी जहां पे बी एच जीरो होगा। तो मैंने बी एच को जीरो पुट कर दिया। तो बी एच का जो फॉर्मूला होता है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल, उसमें बी एच को जीरो पुट कर दिया। वहां से कॉस डेल जीरो आ गया, जीरो कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो डेल आ गया 90। इसका मतलब पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 होता है। इसी तरह अगर मैं एट इक्वेटर बात करूं, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। इक्वेटर पे सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल भी वर्टिकल नहीं होगा। इक्वेटर पे बिल्कुल भी वर्टिकल नहीं होगा। तो बी वर्टिकल को जीरो पुट कर देंगे। बी वर्टिकल मतलब बी साइन डेल, तो बी साइन डेल को जीरो पुट कर देंगे। तो साइन डेल जीरो आ जाएगा। और जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन जीरो की। इसका मतलब डेल जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने तो आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि ये कैसे आया। आप तो याद रख सकते हैं अब आगे के लिए कि पोल वो लोकेशन होती है जहां पे एंगल ऑफ डिप होता है 90, और इक्वेटर वो जगह होती है जहां पे एंगल ऑफ डिप होता है जीरो। तो उसने क्या पूछा, अगर कोई पोल से इक्वेटर जाए तो उसको एंगल ऑफ डिप में क्या वेरिएशन नजर आएगा। तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि देखो, पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 होता है और इक्वेटर पे जीरो होता है। तो अगर हम पोल से इक्वेटर जाएं तो एंगल ऑफ डिप डिक्रीज होता जाएगा। क्या आंसर लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप
डिक्रीज होता जाएगा। लिख दीजिए थ्योरेटिकल आंसर, एंगल ऑफ डिप डिक्रीज होता जाएगा। अच्छे से बात समझ में आ गई हो तो जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो। अश्विन, प्रियांक, खुशी, नंदिनी, पावनी, यशवर्धन, उन्नति, खुशी, गार्गी, सुहेमा। और किसने हाथ नहीं उठाया जरा देखो। आर्यन, पावनी, आर्यन ने उठा दिया, पावनी ओके। दिव्योम, चलूं आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर उठाए हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, मतलब जितना चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं अभी तक, पता तो हो कि उस पे कैसे सवाल आते हैं, हम उनको कर भी पा रहे हैं नहीं। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 2/3 खत्म भी हो चुका है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपको आज तक समझ कितना आया। अगला सवाल आपके सामने है, इफ द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√2। तो बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले वही लिखिए, क्या दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 1/√2 दिया है। पढ़ लीजिए एक बार दोबारा आप। If the ratio of horizontal component of earth magnetic field to the resultant magnetic field, तो मान लीजिए resultant magnetic field B है, horizontal component of magnetic field का सिंबल मैं BH लिखता हूं और vertical का B, और नीचे V लिख देता हूं छोटा सा BV। तो उसने कहा B horizontal upon B, ये जो रेशियो है 1/√2 है। What is the angle of dip, और आपसे angle of dip की वैल्यू पूछी जा रही है। शुरू करें क्या, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पूछी जा रही है, शुरू करें। मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आप जानते हैं कि बी हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला होता है। यस गार्गी, आपने ठीक लिखा, बी हॉरिजॉन्टल होता है बी कॉस डेल। बी हॉरिजॉन्टल का ये फॉर्मूला होता है, पिछले सवाल में भी यूज किया। तो बी एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, बी से बी कैंसिल हो गया। तो बच्चों कॉस डेल इज 1/√2, कॉस डेल इज 1/√2, और 1/√2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अच्छे बच्चों, इसलिए कंपेयर किया तो डेल इज इक्वल टू 45 डिग्री। जल्दी से हाथ उठा दो, डेल इज इक्वल टू 45 डिग्री। सवाल लिखने में भी टाइम लग रहा होगा, तो मैं पॉज ले लेता हूँ 30 सेकेंड्स का, अगर सवाल की लैंग्वेज पूरी नहीं हुई थी। जल्दी से लिख लो, सवाल की लैंग्वेज लिख लो जल्दी से। सवाल था, इफ द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√2, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बहुत आसान चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ऐसा कभी नहीं होता कि इस चैप्टर से सवाल ना आए, है ना। कुछ चैप्टर सिलेबस में इस तरीके के हैं कि वो बहुत आसान है, तो उनसे इसलिए भी ज्यादा पूछते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ये आपका अगला सवाल, देखिए ध्यान से इस सवाल को। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं। पहला सर्कुलर लूप बना हुआ है जिसका रेडियस r है, और दूसरा सर्कुलर लूप बना हुआ है जिसका रेडियस 2r है। एक और डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, पहले सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज है और दूसरे सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज है। डिफरेंस दिख गया होगा। और वो आपसे पूछ रहा है m1/m2। अच्छे बच्चों, m याद है किसको बोलते हैं, m बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट कॉइल और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकंड कॉइल का रेशो। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट कॉइल और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकंड कॉइल का रेशो पूछ रहा है। नोट हो गया सवाल। तो बच्चों ये सवाल किस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ मैग्नेट का ही नहीं होता। मैग्नेटिक मोमेंट आपको दो पढ़ाए गए हैं, राइट। एक तो बार मैग्नेट का, जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक लेंथ। और एक मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको और पढ़ाया है,
जब कोई करंट किसी कॉइल में घूमती है तब भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई ए, याद है ना? ठीक है, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इसका कॉन्सेप्ट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई ए। ये वो वाला सवाल है, आप देख सकते हैं करंट घूम रही है, राइट? यहाँ कोई मैग्नेट नहीं दे रखी, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेकंड कॉइल, बताओ पहले वाले कॉइल का कितना होगा? आई ए, जो भी उसमें करंट है, मल्टीप्लाइड विद द एरिया, और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में कितनी करंट है? I बाई टू, मल्टीप्लाइड विद द एरिया पाई रेडियस जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, बच्चों आप देख सकते हैं I से I कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, और न्यूमरेटर में 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए 1:2 आंसर होगा। जल्दी से हाथ उठा दो, सही कह रहा हूं या नहीं मैं? मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो 1:2 होगा। आए हुए सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए, एंट्रेंस में नहीं। एंट्रेंस के आए हुए भी लूंगा अभी, पहले जरा बोर्ड एग्जाम में आए हुए लेवल वाइज चलेंगे। बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं पहले वो देख लो, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में कैसे आए हुए हैं उस पर बात करेंगे। पर लेवल सेम ही है, एंट्रेंस में भी ऐसे ही आते हैं इस चैप्टर्स, इसमें बनते ही ऐसे सवाल हैं। m1/m2 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक बात मैं अभी और लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको पता है सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वैसे इस बार तो सीबीएसई और आईसीएसई शायद ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं नवंबर वाले। तो बच्चों इसमें आप एक बात और लिखेंगे कि ठीक है रेशियो तो 1/2 है, लेकिन फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट और सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल होंगे। ये लिखना भी नहीं भूलूंगा मैं इसमें, एंटी पैरेलल होंगे m1 और m2, यस और नो? आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी आपको, मैंने आपसे कहा था कि करंट फ्लो के अलोंग अगर सीधे हाथ की फिंगर्स घुमाई जाएं तो थंब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताता है। और ये रूल सीखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी कह दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है करंट की वजह से, वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो पहले कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है इसलिए इनवर्ड होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरे कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसलिए आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसलिए मैंने कहा एंटी पैरेलल होंगे, ये भी ध्यान रखना। मैं चलूं आगे, परमिशन है। रेशो है 1/2 लेकिन एंटी पैरेलल है, इसीलिए अगर मुझे एक ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें -1/2 लिखा हो तो मैं उसको ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि माइनस वहां पे ये भी बता रहा होगा कि देखो एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। m1 जो है वो -1/2 टाइम्स ऑफ m2 है, माइनस मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो -1/2 बेटर ऑप्शन होगा अगर वहां पे लिखा हुआ होगा। बच्चों ये है आपके सामने अगला सवाल। एक सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। यहां पे r दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, यहां पे v दे रखा है 2.3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। मैं इंतजार करूंगा पहले 2 मिनट कि शायद आपकी तरफ से आंसर आ जाए। 2 मिनट आपके हुए, आप ट्राई कीजिए पहले। बस जितना चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा है हम उसके फॉर्मूले देख रहे हैं कि हमें याद हुए भी हैं, हमें पता भी है कि सिंबल का क्या मतलब है, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कल की रेडियस r है, r और v दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वार्ज आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन का मास भी आप जानते हो अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो। मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन इसकी टाइम टेकिंग होगी। तो ये बताओ कि इस सवाल में कोई मैग्नेट तो नहीं है, ठीक है गार्गी मैच करते हैं, इस सवाल में कोई मैग्नेट तो नहीं है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया, तो हम जानते हैं कि ओनली मैग्नेट का ही थोड़ी होता है। मैग्नेट का हो तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ होता है, इसके अलावा भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आई ए।
तो ये आई ए वाला है। आई मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, याद है बोर्स मैग्नेटॉन वाली कैलकुलेशन सारी करवाई थी। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और टी जो है, टी दैट इज टाइम पीरियड, तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चक्कर पूरा घूम गए तो कितना चले, 2 पाई आर। मान लीजिए v स्पीड से चले तो ये होगा आपका t, इसीलिए इसको भी रिप्लेस कर लीजिए। हाँ तो मैं तो पीछे चल रहा हूं ना अश्विन, आप पूरी कर लो अपनी कैलकुलेशन। पाई और आर से पाई और आर कैंसिल हुआ और ये v ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, जाएगा, इसलिए m की वैल्यू आ गई EVR बाई 2। m की वैल्यू होगी EVR बाई 2। गार्गी अभी अभी जो लिखा आपने कमेंट वो गलत है, वो स्टेटमेंट गलत है। m इज इक्वल टू EVR बाई 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V दे रखा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6। R मतलब रेडियस और वो दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम समझते हो, एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2। बच्चों सारी वैल्यू दे रखी थी। मैं आपका अगर आंसर मैच कराऊं तो 1.6 मल्टीप्लाइड विद 2.3, 1.3 multiplied with 2.3 which is multiplied with 0.53। सही, किस किस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1.6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.3 के साथ, और उसके बाद जो भी आया उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.53 के साथ। क्यों 0.8 से क्यों होगा, अच्छा नीचे 2 है इसलिए कह रहे हो, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, नीचे जो 2 लिखा है उससे पहले सेटल कर लो, नो इश्यूज, कर लो उसे सेटल पहले, ठीक है, नहीं तो लास्ट में जो आता उससे 2 से डिवाइड कर देता, उसमें क्या हो गया। तो आप ऐसे कर लो 0.8 मल्टीप्लाइड विद 2.3 और फिर जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.53 के साथ, तो ये 0.9752 आएगा। इसके बाद जो 10 की पावर लिखी हुई है देखना, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -10, 10 की पावर हो गई -29 और एक 10 की पावर +6 भी है, इसलिए 0.9752 10 टू द पावर -23। सही, तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहां पे छोड़ सकते हो। एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी। तो 0.9752 इंटू 10 टू द पावर -23, कौन सही था जरा हाथ उठा दो। 0.9752 इंटू 10 टू द पावर -23, प्रियांक, खुशी, नहीं अश्विन, उन्होंने 10 टू द पावर -4 लिखा था, 10 टू द पावर -23 है, -4 नहीं है अश्विन, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और गार्गी आपने कहा था इनटू द प्लेन, तो एक्चुअली क्या है गार्गी कि अगर करंट क्लॉकवाइज होती, अगर करंट क्लॉकवाइज होती तो मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होता, लेकिन बच्चे करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दे रखा है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और हम करंट जो है
वो पॉजिटिव चार्ज के चलने के अलोंग लेते हैं और नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट। यही तो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है गार्गी। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए करंट क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर की जाएगी। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, प्लेन से बाहर आता हुआ आउटवर्ड। तो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड होगा और उसकी वैल्यू होगी 0.975 into 10 to the power minus 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे चलूं मैं, ये है आपका अगला सवाल। और मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर डील कर रहा हूं, मतलब जैसे सवाल आए हैं वो ही आपके सामने है। ये है बच्चों अगला सवाल। इस सवाल में उन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी कि अर्थ की किसी लोकेशन पे आपने देखा, अर्थ की किसी लोकेशन पे आपने देखा कि वहां हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 1/√3 टाइम्स है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस जगह एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होगा। तो जल्दी से दोनों पार्ट का आंसर आप लोग कर दो। ये मेरे ख्याल से 2015 या 18 का शायद ये सवाल है, मतलब एग्जैक्ट मैं ईयर नहीं याद कर पा रहा हूं, पर ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस ईयर है। इन्होंने दो पार्ट पूछे थे इसमें, एक पार्ट में एंगल ऑफ डिप पूछा था और एक पार्ट में पूछा था कि बी हॉरिजॉन्टल और नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशो कितना होगा। अर्थ की सरफेस पे किसी जगह हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट का 1/√3 टाइम्स है। तो एंगल ऑफ डिप कितना और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशो कितना। हो गया ट्राई, मैं करूं? तो बच्चों ये गिवन है, ये बहुत ही जल्दी वाला था, 30 सेकंड वाला था। लो और रुक जाता हूं, 10-20 सेकंड और रुक जाता हूं, दोनों पार्ट करो जल्दी से। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस चैप्टर में ऐसा सवाल कभी आएगा ही नहीं कि तुम फंसो। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। आपको बस सवाल का सही मतलब समझ में आना चाहिए कि उसने बोला क्या है, और आपको मेरा अर्थ मैग्नेटिज्म वाला जो लेक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये गिवन है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 1/√3 टाइम्स है वर्टिकल के। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी कॉस डेल, और वर्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है, बी साइन डेल। ये देखिए बी से बी हो गया कैंसिल। इस √3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं और कॉस को राइट साइड में। तो बताइए अगला स्टेप ये आ जाएगा, साइन डेल अपॉन कॉस डेल इज √3। तो √3 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये होता है 10, दिस इज 10 डेल विच इज √3। और जब आप 10 की टेबल देखते हैं, 10-0, 10-30, 10-45, 10-60, 10-90 ये सब देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि √3 10-60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जब आपने कंपेयर किया तो आपको मिला एंगल ऑफ डिप जो कि है 60 डिग्री। इसके बाद उसने सेकेंड पार्ट कहा, उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताइए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, बी कॉस डेल को, डिवाइडेड बाय बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर होगा कॉस डेल। जहां डेल है 60 डिग्री तो मतलब हमारा आंसर है cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो आपका आंसर होगा 1/2 सुहेमा, 3:2 नहीं होगा सुहेमा, 1/2 होगा। किस किस के दोनों पार्ट सही थे, हाथ उठाना। खुशी, प्रियांक, उन्नति, गार्गी, अश्विन, यशवर्धन और आर्यन, बहुत अच्छा, शाबाश। तो इजी है ना, देखो इजी इजी फॉर्मूले आ रहे हैं। चलो आगे।
ओके पावनी, ये देखिए क्या है अगला सवाल, लिख लीजिए एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है, पहले सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बड़ी सी लैंग्वेज है तो घबरा मत जाना, सवाल का मतलब समझने की कोशिश करना, नोट करो। लिखा है मैग्नेटिक निडल free to rotate in a vertical plane parallel to magnetic meridian, has its north tip down 60° with the horizontal. The horizontal component of Earth magnetic field at that place is 0.4 G. Determine the magnitude of Earth magnetic field at that place. मैं रुकूंगा आपके लिए 2 मिनट, आप इस सवाल का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। उन्नति ने मैसेज किया है कि सर व्हाट इज 0.4 जी, कैपिटल जी, इसके बारे में पूछा है उन्नति ने, व्हाट इज 0.4 जी। तो उन्नति देखो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है 0.4 जी। यहाँ पे कैपिटल जी जो है उन्नति, वो गॉस के लिए यूज किया गया है। और गॉस क्या है? गॉस बेटा सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट है गॉस। और आप जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। एसआई यूनिट होती है टेस्ला। 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ओके उन्नति, डाउट क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 जी दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 जी दिया है। यहाँ पे कैपिटल जी रिप्रेजेंट कर रहा है गॉस को। गॉस सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। किसी जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए एग्जामिनर ये भी कह देता है कि किसी जगह कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी कह देता है। जो आप लोगों ने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए होंगे शायद, नहीं अभी आएंगे, तो याद रखना। मान लीजिए किसी जगह ये पूछना होगा मुझे कि ये कोई कॉइल दे रखा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो उसके लिए एग्जामिनर ये भी कह देता है कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ, ये भी कह देता है। तो समझ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है। करूं मैं? ट्राई कर लिया। मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल ही कोई प्लेन है। नॉर्थ टिप डाउन 60° विद द हॉरिजॉन्टल। तो निडल जो है
वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये पॉइंट आपने अंडरलाइन किया इस सवाल में। सवाल बड़ा सा दिखने में लग रहा है, लेकिन आप तो अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल लो। आप क्यों घबरा रहे हो इससे? आप तो इसमें ये अंडरलाइन कर लो कि जो निडल है वो निडल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और बच्चों, निडल जो होती है, मैग्नेटिक निडल जो होती है प्यारे बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसी को तो एंगल ऑफ डिप कहते हो ना तुम। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 60 डिग्री दे दी उसने। यही तो मतलब हुआ है इस बात का। मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ टिप है वो 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री अगर बना रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप हो गया वहां का। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4 गॉस। और अगर आपको गॉस पसंद नहीं है तो आप उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा यूनिट में ले आइए। वो कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो इस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप कहोगे दे भी रखा है, पूछ भी रहा है। नहीं, उसने दे रखा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो पूछ रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि जो दे रखा है तो बस उसका एक कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पूछा गया है आपसे इस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सवाल देखने में इतना बड़ा सा था, लेकिन एक्चुअली ये कितना छोटा सा सवाल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी कॉस डेल, और उसकी वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और बी की वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, बेटा मैच करते हैं। मैंने देखा अभी जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है, तो बी कॉस डेल, और डेल कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁴। cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है, इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो ये 2 जाके जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या अगर आप सीजीएस में ही ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो 10⁻⁴ टेस्ला की जगह गॉस लिख सकते हैं, 0.8 गॉस। ये आंसर टिक किया जाएगा। किसने अपने आप कर लिया था, हाथ उठाइए। तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर में आसान सवाल बनते हैं, तो अगर दिमाग में ये बात फीड है, वेल डन खुशी। अगर दिमाग में ये बात फीड है कि आसान ही बनते हैं तो आप कभी घबराओगे ही नहीं, चाहे कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हो। आप तो अपने काम की बात निकाल लो। निडल ने हॉरिजॉन्टल से 60 बना रखा है, तो एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, चाहे जो भी कहानी लिख रखी हो, क्या करना है तुम्हें उसका। ये देखो अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों, आप देख सकते हो कि इस सवाल में एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, दिखाया है इस सवाल में। ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया है, ये रहा। और इसी की वैल्यू भी पूछ रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है। एक मैग्नेटिक डाइपोल दे रखा है, बार मैग्नेट का ही दूसरा नाम मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो एक डाइपोल दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, क्योंकि आप जानते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी बार मैग्नेट का। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिखी है 0.9 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट 0.9 जूल पर टेस्ला। और इस मैग्नेट पे इस टाइम कितना टॉर्क लग रहा है ये भी दे रखा है, 0.063 न्यूटन मीटर। तो सवाल की लैंग्वेज कुछ इस तरह से रही होगी कि एक मैग्नेट, द मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री which experience a torque of 0.063 Newton meter where magnetic moment is 0.9 joule per Tesla। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो क्या आपको याद आया कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है और कौन सा फॉर्मूला लगना है? तो देखिए टॉर्क दे रखा है, तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा। बताइए, मैंने बता रखा है ना, जल्दी से हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो।
जब किसी मैग्नेट को, बस 3 बच्चों ने हाथ उठाया, अच्छा उठा रहे हो, ठीक है, बता रखा है ना मैंने, शाबाश। जब किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और इस टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है, 0.063 न्यूटन मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 0.9 जूल पर टेस्ला, तो एमकेएस यूनिट है, परफेक्ट है। और बी की वैल्यू आपको बतानी है, और साइन थीटा में थीटा दे रखा है जी 30 डिग्री, इसीलिए 0.063 इज इक्वल टू 0.9 इंटू बी। साइन 30 होता है 1/2, तो बस b को तो इधर ही रहने दो, बाकी सबको ले जाओ ना दूसरी तरफ। ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 इंटू 0.063, ये जो 2 नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, इधर लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और 0.9 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। इसलिए b की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.126 अपॉन 0.9। अच्छा एक बात देख लेना कि मैं यहाँ पे सब कुछ MKS में लेके चलता हूँ, सब कुछ MKS में। इसका मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला। और ये कितना आया, 0.126 डिवाइडेड बाय 0.9, तो B की वैल्यू यहां से आपके पास 0.14 टेस्ला। हाथ उठाओ जल्दी से, 0.14 टेस्ला। अश्विन 1.4 लिखा था ना, 1.4 लिखा था ना, 0.14 है। ये लीजिए अगला सवाल आपके लिए। इस सवाल में वो कह रहा है कि at a location on the earth surface, at a location on the earth surface, the vertical component of earth magnetic field is equal to horizontal component of earth magnetic field, then what is the angle of dip? इजी सही लग रहा है सुनने में, तो जल्दी से भाई 10-20 सेकंड में खत्म करो ना। हाँ इसका सॉल्यूशन थोड़ी देखना है, इसको तो जल्दी से कर दो। अश्विन तू तो नालायक है सच में, जल्दी गलती सुधार अपनी। अर्थ की किसी लोकेशन पे हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल बराबर हैं। पावनी जल्दी बेटा, तो उस जगह एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में मुझे लग रहा है आप सबने लिखा है। तो बी वर्टिकल बी हॉरिजॉन्टल के बराबर है। बी वर्टिकल का फॉर्मूला खोल दो ना, बी साइन डेल, और यहां बी हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला खोल दो, बी कॉस डेल। बी से बी को कैंसिल कर दो, तो साइन अपॉन कॉस इज टेन, टेन डेल इज इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो जब आपने कंपेयर किया तो tan डेल इज tan 45, दैट मींस डेल इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। 90 कहां से आ गया यशवेन, कहां से आ गया 90, 45 डिग्री। चलो जी, अब ये सवाल अगर गलत किया ना तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। अगर आपने ये सवाल गलत किया तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी फिर सीरियसली। ये वाला जो स्क्रीन पर है, locate the point on the earth's surface where angle of dip is 90 degree. बहुत बढ़िया पावनी, खुशी, सुहेमा, गार्गी दोबारा सोचो, प्रियांक, locate the point on earth surface where angle of dip is 90 degree. अर्थ की सरफेस पर वो पॉइंट लोकेट कीजिए जहां एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। तो आपको बस ये सोचना है कि एंगल ऑफ डिप होता क्या है और क्या सोचना है। मेरा पहला सवाल ही यही था, मेरा पहला सवाल ही यही था। ये तो सवाल रिपीट हो गया एक तरह से।
क्या मैंने पहले ही सवाल में ये सब नहीं करवाया? ये रहा, ये करवा रखा है। देखो ये लिखा, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है और पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 होता है। बोलो करा रखा है या नहीं? आपको सिर्फ ये सोचना है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है। एंगल ऑफ डिप होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि पोल पर नहीं, लोकेट द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 90। तो आप जब पोल पर सोचते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए अगर कंफ्यूज हो गए, पोल पर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है। पोल पर मैंने बना के भी दिखाया था, पोल पे सारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है, मतलब वहां पे हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं। और हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या होता है? बी कॉस डेल, और वो होता ही नहीं। इसका मतलब कॉस डेल 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 90 की, इसलिए डेल आ गया 90 डिग्री। तो पोल पर, मैग्नेटिक पोल पर, जी हाँ, जब हम मैग्नेटिज्म फिजिक्स पढ़ते हुए पोल बोल रहे होते हैं तो हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है कहाँ? मैग्नेटिक पोल्स पर। और अगर मैं आपसे कहूं कि लोकेट दैट पॉइंट वेयर एंगल ऑफ डिप इज 0, तो आपका आंसर होता है इक्वेटर। बताइए बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे चलूं? बच्चों अब जरा एक सवाल मैं अपनी तरफ से करा दूं, वैसे तो उस पर भी कई बार बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं। देखो, जब आप 11th क्लास में थे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। 11th क्लास में आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, एसएचएम। ये सिलेबस का सेकंड लास्ट है, उसके बाद वेव्स आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम पढ़ते हैं। एसएचएम बच्चों दो तरह की होती है, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। दो तरह की एसएचएम होती है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। देखिए लीनियर एसएचएम क्या है? लीनियर एसएचएम ये है कि जिसमें ये फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग मैं यहां पर ले लूं और इसके साथ ये एक ब्लॉक कनेक्ट कर दूं एम मास का, और इस एम मास को खींच के छोड़ दूं, तो ये एम मास कुछ इस तरीके का मोशन कर रहा होगा। यस और नो? इस तरीके का, ऐसे ऐसे ये मोशन कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये आपकी लीनियर एसएचएम का एग्जांपल हुआ। समझे? किसका एग्जांपल हुआ? लीनियर एसएचएम का। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इसके ऑसिलेशन हो रहे होंगे ब्लॉक के एक ही लाइन में, दिस इज लीनियर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल क्या है? देखिए एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है ये, दिस इज एंगुलर एसएचएम। बताइए समझ आया? ये है एंगुलर एसएचएम। अगर आप किसी पेंडुलम का मोशन देखें तो वो एंगुलर एसएचएम है। तो बच्चों जो लीनियर एसएचएम होती है, इसकी आइडियल इक्वेशन होती है, ए एक्सेलरेशन जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये लीनियर एसएचएम की आइडियल इक्वेशन होती है। और इसी तरह से एंगुलर एसएचएम की आइडियल इक्वेशन क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये मैं 11th क्लास का रिवीजन करा रहा हूं, मतलब 11th क्लास से जुड़ी हुई कुछ बातें कभी कभी 12th में यूज हो जाती हैं, तो उसका बेसिक बताना पड़ेगा, तुम तो भूले बैठे होगे सब कुछ। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम की आइडियल इक्वेशन ये होती हैं। लीनियर एसएचएम में जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और एंगुलर एसएचएम में जो एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट को और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक सवाल इस चैप्टर में बड़ा फेमस है, और ये सवाल हर जगह ही पूछा गया है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है 3 मार्क्स में, और इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है। वो आपसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखी हुई थी इस तरह। हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट रखी हुई थी इस तरह, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया,
इस मैग्नेट को स्मॉल एंगल रोटेट करके छोड़ दिया। ये जो मैग्नेट हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखी थी उसको हमने स्मॉल एंगल रोटेट करके छोड़ दिया। थीटा इज स्मॉल। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मैग्नेट रखी थी, आप लोग स्क्रीन पे मुझे देख सकते हैं, ऐसे मैग्नेट रखी हुई थी और आपने हल्का सा, है ना, हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया तो ये वहां पे ऐसे वाइब्रेट करने लगी। ये वहां पे ऐसे वाइब्रेट करने लगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नेट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं है तब तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो आपने ऐसे करके जब छोड़ा तो टॉर्क था, तो टॉर्क का काम है घुमाना, तो टॉर्क घुमाने लगा तो ये घूमने लगी। तो ये इस तरह से वाइब्रेट करने लगी और इसका क्या स्टार्ट हो गया, एंगुलर एसएचएम स्टार्ट हो गया। तो वो आपसे यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि बच्चों बताओ कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जब ये इस तरह से मैग्नेट ऑसिलेट करेगी, तो कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। और वो आपसे ये भी पूछते हैं कि बताओ कि जब ये ऑसिलेट करेगी तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। बताइए, सवाल समझ में आ गया सब लोगों को? हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक मैग्नेट रखी थी और आपने उसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दिया और वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगी। तो वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए और वाइब्रेशन का टाइम पीरियड बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब हम इसको थीटा एंगल घुमाकर छोड़ देंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा इस पे, टॉर्क का कितना मैग्नीट्यूड होगा इस पे, एम बी साइन थीटा। जल्दी से साथ साथ लिखेंगे। इतना ही टॉर्क लगेगा। जब आप, अभी आपने इस पे सवाल भी किया था, एक किया था ना भी एक सवाल टॉर्क के फॉर्मूले पे। जब आप मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के उसको छोड़ देंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, एम बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। लेकिन ये दे रखा है कि थीटा स्मॉल है। तो जब थीटा स्मॉल होता है बच्चों, तो टेन थीटा हो या साइन थीटा, उसको नियरली थीटा लिखा जा सकता है। ये लिमिट अप्लाई की जा सकती है। तो उसने कहा था स्मॉल एंगल घुमाकर छोड़ा, तो थीटा को उसने स्मॉल बोला। तो अगर थीटा को उसने स्मॉल बोला तो मैं साइन थीटा की जगह ओनली थीटा लिख सकता हूं। इसीलिए जो मेरा अगला स्टेप होगा, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप वो होगा कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा एम बी और साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख दिया, सिर्फ थीटा लिख दिया। सही है ना? आगे चलो। इसके अलावा 11th क्लास की एक दो बातें और याद दिला दूं बच्चों। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, इनको अगर हम रिलेट करें तो लीनियर मोशन में एक टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट और उसकी जगह एंगुलर मोशन में क्या आ जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में एक टर्म होती है एक्सेलरेशन और एंगुलर मोशन में उसकी जगह होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में एक टर्म होती है मास और एंगुलर मोशन में उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। सुना होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का एनालोगस होता है एंगुलर मोशन में। लीनियर मोशन में एक टर्म होती है फोर्स और एंगुलर मोशन में आ जाता है टॉर्क। फोर्स चलाता है और टॉर्क घुमाता है। इसलिए लीनियर मोशन में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू एम ए, और यही फॉर्मूला एंगुलर मोशन में क्या बन जाता है, फोर्स की जगह कौन, टॉर्क, मास की जगह कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह कौन, एल्फा। इसलिए जो F इज इक्वल टू एम ए होता है आपका लीनियर मोशन का, उसको एंगुलर मोशन में लिखा जाता है टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। सही है ना? रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आया होगा। तो बच्चों टॉर्क अगर एम बी थीटा आ गया तो टॉर्क को आप लिख सकते हैं आई एल्फा। तो आई एल्फा आ गया एम बी थीटा और यहां से एल्फा की वैल्यू आ गई एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। एल्फा की वैल्यू आ गई एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। सही। लेकिन आइडियल इक्वेशन क्या होती है, एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये आइडियल इक्वेशन होती है, क्योंकि यही पढ़ाने के बाद तो फिर मैं आगे आया। सबसे पहले तो मैंने यही बताया, देखो कि जब एंगुलर ऑसिलेशन होगा, जब एंगुलर एसएचएम होगा, तो आइडियल इक्वेशन क्या होती है, एल्फा और थीटा का रिलेशन क्या होता है, एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये आइडियल इक्वेशन है। और हमारी सिचुएशन में अल्फा आया एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा यहां पे पुट कर दूं, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई।
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट एम बी अपॉन आई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये पहला पार्ट था आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी। दूसरे पार्ट में पूछा है टाइम पीरियड, वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इसलिए 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा का रेसिप्रोकल, तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, बहुत फेमस है। मैंने कहा बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स में आया करता था, अब तो खैर वो भी ऑब्जेक्टिव ही हो गया, और ये कंपटीशन में भी आया हुआ सवाल है। थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ से आगे कल की क्लास में पढ़ाता हूँ, मतलब मैं इस चैप्टर को कभी भी खत्म कर सकता हूँ, अगर कल मन किया कि मुझे थ्योरी पढ़ानी है तो मैं कल ही खत्म कर दूंगा, और मेरा कल मन किया कि नहीं मैं और सवाल कराऊंगा तो मे भी मैं कल का भी पूरा सेशन सवालों का ले लूँ और फिर परसों पढ़ाऊँ थ्योरी वाला पार्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।